देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज किया, स्क्रीन शेयर। हाँ मैम। सो देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने मीडियन कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियन भी कंप्लीट कर लिया था, मतलब मीडियन फुल्ली कंप्लीट था। तो सेट सी का मैंने ये 3 क्वेश्चन बोला था कि हमारा जो टॉपिक कंप्लीट है उसके साथ कवर हो सकता है, बट सेट सी का क्वेश्चन तो काफी बड़ा बड़ा होता है। तो प्रैक्टिस के लिए मैंने दिया था, करवा देंगे, बट अभी हम लोग कंसेप्ट जो है जो इम्पोर्टेंट है वो कर लेते हैं, फिर एंड में ये सब करेंगे, ठीक है। और ये एक बार कितना है, 157, 157। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे मीडियन के बाद जो पॉइंट है हम लोग का पार्टीशन वैल्यू। ये देखो पार्टीशन वैल्यूज और क्वार्टाइल और परसेंटाइल। तो पार्टीशन वैल्यूज, पार्टीशन वैल्यूज में क्या क्या आता है। तो पार्टीशन वैल्यूज में आता है मीडियन, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया, लेकिन पार्टीशन वैल्यू के अंदर वो भी आता है इसलिए लिखवा दिया, क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंट। पार्टीशन वैल्यू का मतलब क्या होता है, ऐसा वैल्यू जो हमारे ऑब्जर्वेशंस को जो है पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ठीक है। पार्टीशन वैल्यू इज ए वैल्यू विच split the whole observation in parts। अब जैसे फिर मीडियन के केस में क्या होता है, अगर हम लोग का पार्टीशन वैल्यू मीडियन है तो ये पूरे ऑब्जर्वेशन को, तो पूरा ऑब्जर्वेशन मान लो ये है, ये पूरा एक ऑब्जर्वेशन, ये पूरा लाइन जो है ये एक ऑब्जर्वेशन। अगर इस ऑब्जर्वेशन को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करें, इक्वल दो पार्ट में, तो कट कहाँ लगना चाहिए, ये बीच में, ठीक है। मान लो ये मिडिल हो रहा है, अंदाजे से मैंने कर दिया। तो ये जो कट लगाया यहाँ पर, इसी को हम लोग बोलते हैं मीडियन वैल्यू, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं मीडियन वैल्यू। तो पार्टीशन वैल्यू क्या हो गया, मीडियन। ये एक ऐसा वैल्यू है जो हमारे पूरे ऑब्जर्वेशन को टू पार्ट्स में डिवाइड करता है, इन पार्ट्स पार्ट्स में ये हम लोग का टू पार्ट्स। गुड मॉर्निंग मैम। पार्ट्स में हम लोग का ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ये एक पार्ट, तो मीडियन का मतलब है कि ऑब्जर्वेशन कैसे डिवाइड होगा, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो, ठीक है। तो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होने होने के लिए हमें जो पॉइंट चाहिए, उस पॉइंट का नाम है मीडियन। तो मीडियन वैल्यू हम लोग का कितना होता है, एक ही होता है, मतलब एक इन द सेंस कि हम यहाँ पर क्वांटिटी का बात कर रहे हैं। टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए एक कट लगाना है, ठीक है। तो वो इस पॉइंट को हम लोग मीडियन वैल्यू। फिर नेक्स्ट लिख देते हैं क्वार्टाइल। तो क्वार्टाइल तो तुम लोग पता ही है, इंग्लिश में क्वार्टाइल का मतलब क्या होता है, क्वार्टर, ठीक है। जब हम लोग किसी भी चीज को फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो इसको हम लोग क्वार्टर बोलते हैं, वन फोर्थ बोलते हैं ना, क्वार्टर पार्ट, तो वही है। फोर इक्वल पार्ट्स में अगर हम लोग अपने ऑब्जर्वेशंस को डिवाइड करेंगे, वन, टू, थ्री, फोर, तो ये वाला नहीं होगा, मतलब चार इक्वल पार्ट्स में, तो फिर इस लाइन को छोटा कर लेते हैं। ये हो गया फोर इक्वल पार्ट्स। तो फोर इक्वल पार्ट्स कौन कौन सा है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है।
4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, तो मान लो इक्वल है, जबकि मेरा इक्वल हुआ नहीं है ड्रॉ करते हुए, वो अलग बात है। तो ये 4 इक्वल पार्ट्स जो हुआ है, इसको डिवाइड करने के लिए कितना सारा कट लगा है? 3 कट्स लगा है। पहले कट को बोलेंगे क्वार्टाइल 1, दूसरे वाले को बोलेंगे क्वार्टाइल 2, और तीसरे वाले को बोलेंगे क्वार्टाइल 3। और जो मेरा क्वार्टाइल 2 है, अगर उसको देखोगे तो वो मेरे पूरे ऑब्जर्वेशन को इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ये देखो, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है। ये जो क्वार्टाइल 2 है, ये मेरे पूरे ऑब्जर्वेशन को इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, क्योंकि ये पूरे लाइन के बीचों बीच लगा हुआ है, बीचों बीच, पूरे लाइन के बीचों बीच लगा हुआ है। तो Q2 जो है वही मेरा मीडियन है। जो Q2 है वही मेरा मीडियन भी है। जो Q2 है वही मेरा मीडियन है। इसके बाद पढ़ेंगे डिसाइड। इसके बाद पढ़ेंगे डिसाइड। डिसाइड का मतलब होता है 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर, 10 इक्वल पार्ट्स। अगर हम लोग किसी भी ऑब्जर्वेशन को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसको बोलते हैं डिसाइड। गुड मॉर्निंग। 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। मैम एक बार स्टार्टिंग का थोड़ा दिखा देंगे, मुझे लेट हो गया। यही स्टार्टिंग, यहाँ से। स्क्रीनशॉट ले लो अभी, हाँ हाँ अगर ले। लेना है तो। 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए कितना सारा कट लगना चाहिए? 1, 2, 3, 4, 5। तो ये देखो, 1 पार्ट, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होने के लिए कितना सारा कट लगा है? ठीक है, जैसे क्वार्टर पार्ट को क्वार्टाइल बोलते हैं, वैसे 10 मतलब डिसाइल होता है। ठीक है, तो डिसाइल कितना सारा बना? D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 और D9। तो देखो, 10 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए 9 पॉइंट्स का जरूरत होता है, 4 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए 3 पॉइंट्स का जरूरत होता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए 1 पॉइंट का जरूरत होता है। फिर परसेंटाइल। तो परसेंटाइल का मतलब होता है 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, सॉरी 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर, परसेंटेज के लिए। ठीक है, मतलब परसेंटेज यानी 100 होता है ना, वही परसेंटाइल। तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने से परसेंटाइल होता है। सॉरी, बार बार 4 क्यों बोल रही हूँ? 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने से परसेंटाइल होता है। तो 100 मतलब ऐसे कितना सारा कट लगेगा? अब उतना तो लगा नहीं सकते, तुम लोग बताओ कितना सारा बनेगा? ऐसे डॉट 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 करते करते कितना सारा पॉइंट, कितना सारा कट लगेगा? परसेंटाइल 1, परसेंटाइल 2, ऐसे करके कितना सारा है? ये अभी तो बोला, 10 होने से 9 होता है, 4 होने से 3 होता है। एक सौ 99। एक 99। टोटल 99 कट लगने से 100 इक्वल पार्ट्स में कोई ऑब्जर्वेशंस डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब इसी चीज को हम एक समरी बना देते हैं। देखो, पार्टीशन वैल्यू क्या क्या नामों से जाना जाता है? एक होता है मीडियन, दूसरा है क्वार्टाइल। तो देखो, जैसे जैसे पार्ट्स बढ़ा है वैसे लिखा है, 2 पार्ट्स में डिवाइड, 4 पार्ट्स में डिवाइड, 10 पार्ट्स में डिवाइड, 100 पार्ट्स में डिवाइड। तो परसेंट है नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। कितने सारे इक्वल पार्ट्स होंगे? मीडियन के केस में कितना सारा इक्वल पार्ट होता है? इक्वल पार्ट का मतलब ये देखो, ये इधर से इधर, इधर से इधर, इक्वल पार्ट्स। मीडियन में कितना इक्वल पार्ट्स होगा? 1, 2, 2। क्वार्टाइल में
नहीं दिख रहा है इतना सारा पार्ट, ये जो ड्रॉ किया कुछ नहीं दिख रहा है, एक पार्ट, दो, तीन, चार। क्वार्टर मतलब तो 1/4 होता है, 1/4 मतलब 4 पार्ट में डिवाइड करना। डिसाइल 10, परसेंटाइल 100। नंबर ऑफ पॉइंट, नंबर ऑफ पार्टीशन वैल्यू, पॉइंट नहीं लिखो, नंबर ऑफ पार्टीशन वैल्यू, ऐसे लिखो, नंबर ऑफ पार्टीशन वैल्यू। ठीक है, तो पार्टीशन वैल्यू कितना सारा होगा, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए कितने सारे पॉइंट का जरूरत होगा। ड्रॉ से भी देख के बता सकते हो, ऐसे भी कॉमन सेंस से बता सकते हो। दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए कितना सारा कट लग रहा है, उतना ही पॉइंट बनेगा। ये नहीं दिख रहा है, ये कितना कट लगा है यहाँ पर, एक, तो एक ही पॉइंट बनेगा। और क्वार्टाइल में कितना सारा कट लगने से 4 पार्ट्स में डिवाइड होगा। जी 3। और डिसाइल में 9, और इसमें 99 99। वैल्यूज। इसमें जो वैल्यू निकल के आता है उसको हम लोग बोलते हैं मीडियन, उसको ME से डिनोट कर सकते हैं। इसमें जो निकल के आता है उसको ऐसे डिनोट किया जाता है Q1, Q2, Q3, ठीक है। और Q2 ही मेरा मीडियन होता है, सॉरी Q2, हाँ Q2 ही मेरा मीडियन होता है। इसको क्वार्टाइल बोलते हैं, इसको डिनोट ऐसे करते हैं Q1, Q2, Q3। अच्छा, अब तुम लोग ये तो नहीं पूछ रहे हो कि Q4 क्यों नहीं होता है, ठीक है, Q4 क्यों नहीं होता है। अगर Q4 लगाओगे तो कहाँ लगाओगे, यहाँ लगेगा, बोलो यहाँ लगेगा कि नहीं लगेगा। अगर Q4 लगा देते हो तो ये तो फुल पार्ट को ही डिनोट कर रहा है। मतलब देखो, यहाँ पर अभी तुम लोग इसमें कुछ ड्रॉ मत कर देना, हम जस्ट समझा देते, तुम लोग समझ लो, ठीक है। अभी ये जो ड्रॉ किया हुआ है वो रहने दो। जैसे हम ये बताना चाह रहे हैं, Q1 मतलब कहाँ से कहाँ तक का पोर्शन, ये वाला। Q2 मतलब कहाँ से कहाँ तक का पोर्शन, Q2 मतलब Q1 Q1 के स्टार्टिंग से लेके Q2 तक। मतलब ये वाला पोर्शन है Q1, ठीक है। हाँ अब Q1 के दूसरा कोई स्टार्टिंग। कलर था, अब ये वाला हो गया मेरा Q2। लेकिन Q2 मतलब सिर्फ इतना नहीं, हाँ Q1 से स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक Q2, Q3 का मतलब Q1 से लेके, Q1 से लेके Q3। हाँ, और Q4 का मतलब फिर यहाँ से लेके Q1, यहाँ। हाँ लास्ट। हाँ, तो पूरा ही हो गया ना। Q4 मतलब 100% नहीं हुआ। अगर इस चीज को परसेंटेज में बोलोगे तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड करने से हर एक चीज कितना परसेंट होगा, मतलब अगर हम इस चीज को परसेंटेज में बोलना चाहे, जैसे ये 50-50 25%। 25, तो Q1 मतलब 25%, Q2 मतलब 25 + 25 50%, तभी तो 50%। मीडियन हो रहा है। Q3 मतलब 50 + 25 75। 75। और Q4 का मतलब कितना हो जाएगा फिर, 100 100%। 100%। तो इसीलिए नहीं निकाला जाता क्योंकि उसमें तो पार्ट्स नहीं निकला ना। 100% मतलब तो पूरा ही हो गया, 100% मतलब पूरा ही हो गया, इसीलिए Q4 इररेलीवेंट है निकालना, इसीलिए Q4 नहीं निकाला गया। डिसाइल, डिसाइल में होगा D1, D2, ऐसे डॉट डॉट करके D9 तक। और परसेंटाइल में P1, P2, ऐसे डॉट डॉट करके P99 तक, ठीक है। चलो, अब देखो कुछ क्वेश्चन करते हैं यहाँ से। ये फॉलोइंग आर द वेजेस ऑफ लेबर, ये लेबर का वेजेस दिया हुआ है। फाइंड Q1, D6, P82, ये हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए बोला। अच्छा, तो अब देखो फॉर्मूला तो लिख देंगे, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन Q1, Q2, Q3 सबके लिए अलग अलग लिखना तो पॉसिबल नहीं होगा। तो एक काम करते हैं, कैसे करके हम फॉर्मूला लिखे, चलो हम यहाँ पर लिख देते हैं फॉर्मूला। ये देखो फॉर्मूला पहले लिख देते हैं, जिसमें Q1, Q2, Q3, तो Q2 लिखने से मीडियन का फॉर्मूला भी कवर हो जाएगा। बाकी तुम लोग मीडियन जब सीखे थे जो फॉर्मूला लगाए थे उससे भी हो, ठीक है। ये चीज शायद लास्ट क्लास में हम बोल रहे थे, फिर उसके बाद बोला बाद में तो बोलना ही है, छोड़ो बोल के मैंने वो हटा दिया। अगर तुम लोग क्लास कभी देखोगे रिपीट तो देखना, वहां पर मैंने यही बोला था। तो Q1, Q2, Q3 का जो फॉर्मूला है वो बताने से ही मीडियन भी हो जाएगा, ठीक है। तो क्वार्टाइल का फॉर्मूला देखो। अब क्वार्टाइल का हम लोग को देखना पड़ेगा, अगर मेरा डिस्क्रीट वेरिएबल है, ठीक है। डिस्क्रीट मतलब जहां पर कुछ फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो Q1 का फॉर्मूला क्या होगा, Q1 का फॉर्मूला होगा
1 into n+1 डिवाइडेड बाय 4th टर्म करना पड़ेगा। जो आंसर आएगा उसके हिसाब से हमें फिर वहां कैलकुलेशन दिखाना पड़ता है, तो वो तो जब तक क्वेश्चन में नहीं आएंगे नहीं कर सकते। Q2 का मतलब हो जाएगा 2 into n+1 by 4th टर्म। देखो कैसे याद रखोगे, हम इतना बता देते हैं। देखो यहाँ पर क्वार्टाइल का मतलब पूरे ऑब्जर्वेशन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना, इसलिए n+1 by 4। और क्वार्टाइल 1 के लिए 1 into n+1 by 4, क्वार्टाइल 2 के लिए 2 into n+1 by 4, और क्वार्टाइल 3 के लिए फिर क्या लिखेंगे, बोलो सिमिलरिटीज करके बोलो क्या लिखे। 3 into n+1/4। इतना नंबर टर्म होगा, ठीक है, इतना नंबर टर्म, फिर उस टर्म को हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा अब डिसाइल का फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ, ये क्वार्टाइल लिखा, डिसाइल का लिखते हैं, ठीक है। तो डिसाइल में भी वही डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए लिखेंगे पहले। तो D1 क्या हो जाएगा, इसके तरह ही बोलना है तुम लोग को। तो यहाँ n+1 फिक्स रहेगा सभी फॉर्मूले में, तो यहाँ डिवाइड 4 क्यों बोला, जिस लॉजिक से बोला, यहाँ पर डिवाइड उतना होना चाहिए, बोलो कितना हो। 4 किस लॉजिक से बोला, 4 पार्ट्स में डिवाइड करना, इसलिए डिवाइडेड है 10। by 10 1 10 होगा ना, 10 पार्ट में डिवाइड होगा, हाँ सॉरी मैम 10 होगा। इंटू 1 होगा। और ऐसे करके हम लोग D1 से लेके एंड कहाँ तक जाने वाले, D9 तक। अब सारा लिख के हम करें क्या, ठीक है। तो फिर फर्स्ट वाला लिख दे रहे और लास्ट वाला लिख दे रहे, तो लास्ट वाला क्या होगा, वो n+1/10, ये तो फिक्स हो गया डिसाइल के केस में। और 9 है तो क्या लिखोगे, देखो हम 9 इसीलिए पूछ 9 इंटू, इसीलिए बोल रहे ताकि तुम लोग इसको समझ के याद कर लोगे जल्दी से, इसीलिए हम तुम लोगों से ही पूछ रहे हैं और कुछ नहीं। ये हो गया डिसाइल के केस में, ठीक है। तो क्वार्टाइल मीडियन, अगर पूछोगे मीडियन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जो मेरा Q2 है वही तो मेरा मीडियन है, तो Q2 पता कर लिया तो मीडियन। अब तुम लोग ये बोल सकते हो फिर मीडियन में तो मैम 4 पार्ट्स में डिवाइड नहीं होता है, वो तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। बिल्कुल 2 इक्वल पार्ट्स में ही डिवाइड होता है, लेकिन मीडियन के केस में n+1/4 2, ये कैंसिल आउट करने से इसको सॉल्व कर सकते हैं ना। इसको सॉल्व करने से कितना आएगा, ये 2 के साथ ये 4 कैंसिल आउट होके कितना बचेगा, बोलो, नहीं समझेंगे। 2 2 बचेगा, ठीक है। तो 2 बचने से वो डिवाइडेड बाय 2 नहीं हो गया, नहीं समझ में आया शायद, लिख देते हैं। मीडियन के केस में फिर कितना होना चाहिए, n+1/, अरे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर, 4 पार्ट्स में हाँ फिर 2 होगा, 2 হবে हाँ। और यहाँ पर 1 2 3 कुछ मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं, क्योंकि ये एक ही वैल्यू होता है। क्वार्टाइल का Q1 है, Q2 है, Q3, इसलिए 1 2 3। डिसाइल का 1 से लेके 9 है, इसलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से मल्टीप्लाई होते जाएगा। मीडियन एक ही है, इसलिए उसमें कुछ मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है। अब अगर Q2 ही मीडियन है तो फिर ये और ये तो सेम होना चाहिए, तो सेम नहीं हो रहा है सॉल्व करने से। अरे बोलो, सेम नहीं हो हाँ रहा हाँ है। ये 2 से ये कैंसिल आउट, ये क्या तुम लोग 1 2 के बच्चे के जैसा बिहेव कर रहे हो, ये 2 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, अभी दिखाया कुछ खाना नहीं। अरे गलत बोलने से हम कुछ बोलते थे, बोल ही नहीं रहे हो, तो गलत और सही क्या फिर। तो देखो यहाँ पर हो गया हम लोग का मीडियन, तो मीडियन ही क्वार्टाइल क्यों है वो बता दिया। ये सब देखो याद रखने से एग्जाम टाइम में फॉर्मूला कुछ भी भूलोगे तो दिमाग काम करेगा, कि खाली याद करके थोड़ी ना लिख पाओगे, कैसे लिखोगे इतना सारा चीज। तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब परसेंटाइल का बताओ फिर क्या होगा। परसेंटाइल डिस्क्रीट वेरिएबल का, इसका फॉर्मूला फिर क्या होना चाहिए, इतना सारा बताने का कोशिश किया, तो बोलो परसेंटाइल में P1, तो P1 को क्या लिखेंगे, तो परसेंटाइल में पूरे n+1 को कितने 1 से into n+1/100। 1 into n+1/100 टर्म, ठीक है, डॉट डॉट करके ये कहां तक जाएगा, P99 तक जाएगा, तो लास्ट वाला क्या हो जाएगा, और 99 into n+1/100। ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये सब टर्म निकलेगा, फिर उस टर्म से हम लोग को वैल्यू निकालना पड़ेगा। टर्म का मतलब होता है इतना नंबर, जैसे मान लो 5 7 8 12 और 17 है, तो अगर हम पूछे कि मिडिल वैल्यू कौन सा है तो तुम लोग बोलोगे 8, तो मिडिल वैल्यू 8 है, लेकिन ये टर्म कितना नंबर है, थर्ड टर्म है। थर्ड टर्म है, ठीक है।
तो ये थर्ड टर्म है, लेकिन हमें टर्म नहीं पूछता है, हमें पूछता है नॉर्मली वैल्यू बताओ, ठीक है। तो फिर थर्ड टर्म जिसका वैल्यू है 8, तो अगर कोई पूछे कि मीडियन कितना है, तो तुम लोग को ये नहीं बोल के आना है कि मीडियन मेरा थर्ड टर्म है, तुम लोग को बोलना है मीडियन है 8, ठीक है। तो ये सब फॉर्मूले से हमें टर्म पता चलेगा, फिर हमें वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो वो क्वेश्चन से ही हम सिखाएंगे कि वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगा। ये हो गया, बहुत ही आसान है। देखो, क्वार्टाइल हुआ तो डिवाइडेड बाय 4, डिसाइल हुआ तो 10, क्योंकि डिसाइल का मतलब 10 होता है, परसेंटाइल मतलब 100 होता है, n+1 होगा, मीडियन का मतलब 2 होता है। अब जितना नंबर क्वार्टाइल, जितना नंबर डिसाइल, जितना नंबर परसेंटाइल, उतना उसके आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन 10 ऐसे करके 99 तक का, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर ग्रुप फ्रीक्वेंसी का भी लिख लेते, जब फॉर्मूला लिख ही रहे उसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये तो मैंने बता दिया डिस्क्रीट वेरिएबल्स का। अगर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रहा तो कैसे होगा, जिसमें मीडियन तो सिखा रखा है मैंने तुम लोग प्रीवियस क्लास में। अगर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो कैसे होगा? मीडियन क्योंकि सिखा रखा है तो नहीं लिख रहा है, क्योंकि काफी सारा चीज लिखना होता है ना, तो उसको लिख के करे क्या। अब तुम लोग सोचोगे कि क्या मीडियन हुआ था क्योंकि बीच में क्लास ऑफ था, ठीक है। तो हम देखो दिखाते हैं, ये देखो मीडियन हमें सिखाया है L1+n/2 - c। अब इतना बड़ा चीज फिर से लिख के क्या करेंगे, ठीक है, इसलिए हम मीडियन को नहीं लिख रहे, सीधा हम क्वार्टाइल से लिख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं क्वार्टाइल का फॉर्मूला। तो क्वार्टाइल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? क्वार्टाइल का हो जाएगा, देखो मीडियन जैसा ही होगा, एक चीज कर सकते हो, कंपेयर करके देख सकते हो। L1 होगा, ठीक है, L1, ठीक है, प्लस n बाई, यहाँ पर देखो जैसे यहाँ पर n/2 है, मीडियन था इसीलिए n/2 है, तो क्वार्टाइल है तो क्या होगा, कैपिटल n/2 के जगह क्या होगा बोलो, अभी तो इतना बार समझाने का कुछ। हाँ, 4। बाकी सेम होगा फॉर्मूला, -CF डिवाइडेड बाई F इंटू C, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहे हैं एक बार वो वाला भी देखो, देखने से समझ में आ जाएगा कि ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, जो प्रीवियसली याद रखा तो वही याद रखना है। और मीडियन है तो इसी फॉर्मूले में n/4, बस चेंज तो ये हो रहा है और तो कुछ चेंज नहीं होगा, n/4। अच्छा हाँ, अब एक चीज है कि अगर मेरा क्वार्टाइल 1 है, मैंने सिर्फ क्वार्टाइल लिखा है, देखो 1 2 3 नहीं लिखा है, अगर क्वार्टाइल 1 है तो ये मेरा 1 × n/4 लिखना है। और अगर मेरा क्वार्टाइल 2 है तो मुझे 2 × n/4 लिखना है, जो कि मेरा मीडियन होगा। 2 × n/4 ही आगे जाके कितना बन जाएगा सॉल्व करने से, n/2। n/2, और ये हो जाएगा 3 × n/4। ये करना है, बस इतना चेंजेस कर देना है। अगर क्वार्टाइल 1 है तो 1 × n/4, देखो मैंने स्टार लगा दिया यहाँ पर, और इस स्टार के लिए ये वाला लिखा था, ठीक है, ये फॉलो करना है। अच्छा, अब हम ये वाला भी और नहीं लिखेंगे, देखो ये जो दिख रहा है L1 का मतलब, n का मतलब, तो L1 का मतलब लोअर क्लास बाउंड्री, अब मीडियन क्लास की जगह क्वार्टाइल क्लास हो जाएगा, ठीक है। अब हर एक चीज को लिखे, अच्छा देखते हैं अगर लिखना पॉसिबल होगा तो, क्योंकि इतना सारा लिखना पड़ेगा बार बार, ठीक है। तो लोअर क्लास बाउंड्री वो मीडियन क्लास का था, क्वार्टाइल क्लास हो जाएगा, परसेंटाइल क्लास हो जाएगा, डिसाइल क्लास हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। हम एक जगह पे कॉमनली लिख देते, कोई बात नहीं। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लिखेंगे डिसाइल। तो डिसाइल का क्या फॉर्मूला होगा, सेम ऐसा ही होगा, L1, ठीक है। ये -CF, ये फिक्स्ड है, ये F हो जाएगा, ये C हो जाएगा। तो यहाँ पर n/ कितना होगा, 10 होगा, डिसाइल है तो फिर यहाँ पर स्टार फॉर D1 कितना हो जाएगा, 1 × n/10। D2 कितना हो जाएगा, 2 × n/10। तो डॉट डॉट करके D9 कितना हो जाएगा, 9 × n/10, ठीक है। डिसाइल के बाद परसेंटाइल, तो परसेंटाइल में भी सेम फॉर्मूला, L1 प्लस n/ कितना, 100। 100, स्टार लगा दिया यहाँ पर। और P1 1 × n/100, डॉट डॉट करके P99 99 × n/1, ठीक है। ये करना है।
ठीक है। अच्छा, अब रहा बात की L1 का मतलब, तो यहाँ लिख देते हैं लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ क्वार्टाइल हुआ तो क्वार्टाइल, डिसाइल हुआ तो डिसाइल, परसेंटाइल हुआ तो परसेंटाइल क्लास। अब वो कैसे निकालना है, वो भी सेम मेथड जैसे हम लोग मीडियन में निकालते, बाकी क्वेश्चन आएगा तो हम तो करवा देंगे, ठीक है। एन का मतलब होता है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल क्लास। सीएफ का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी of the class preceding the quartile, decile और percentile class। C का मतलब हो जाएगा क्लास लेंथ ऑफ क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल। ठीक है, चलो फिर से लिख दिया। और मीडियन और लिखा इसीलिए नहीं क्योंकि मीडियन ऑलरेडी लिखा हुआ है, बोल दिया मैंने, ठीक है, ये वाला बात। बाकी ये सारा चीज हम लोग को फॉलो करना है तो फॉर्मूला भी आराम से याद हो जाए। चलो, अब सब फॉर्मूला जब लिख लिया है, अब हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते, जो क्वेश्चन अभी देखा था मैंने यहाँ पे। फॉलोइंग आर द वेजेस ऑफ द लेबर्स, ये लेबर का वेजेस दिया हुआ है, हमें Q1 D6 और P82 निकालना है। तो ये डेटा हम लोग का डिस्क्रीट वेरिएबल का दिया है क्योंकि कोई फ्रीक्वेंसी है नहीं इसमें, ना तो ये कोई ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ना तो सिर्फ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। 14.1.8। सबसे पहले तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जैसे हम लोग मीडियन में करते थे, पहले हम लोग को सारे ऑब्जर्वेशंस को अरेंज करना पड़ेगा फ्रॉम शॉर्टर टू ग्रेटर, ठीक है। तो ये हमेशा स्टेप 1 ऐड ऑन कर लो, ठीक है। सारे ऑब्जर्वेशन यहाँ पर हम लिखना भूल गए, वो लिख देते हैं। देखो जैसे कहाँ लिखना भूल गए, यहाँ पर देखो। डिस्क्रीट वेरिएबल के केस में जब हम लोग फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज सभी के ऊपर एप्लीकेबल होगा, चाहे वो मीडियन हो, क्वार्टाइल हो या जो भी हो। तो यहाँ लिख देते हैं नोट first arrange all observation from shorter to greater। ये लिख दिया है यहाँ पर नोट देके, तुम लोग का जहाँ जगह है वहां लिख दो कि सारे ऑब्जर्वेशन को पहले हमें शॉर्टर टू ग्रेटर अरेंज कर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम लोग यही करते हैं, अरेंज कर लेते हैं। अरेंज शॉर्टर टू ग्रेटर, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया। तो देखो सबसे पहले क्या आ जाएगा, 82, 56, 50। सबसे कम मुझे दिख रहा है 50 है, 50 के बाद 56, 50, 56, उसके बाद 65, 75, 75 दोबारा, 65, 75, 75 दोबारा। तो 75 के बाद 80, 82, 80, 82, 90, 80, 82, 90, फिर 130 और 120 और 130, 120 और 130 सब लिख लिया शायद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30
अच्छा, तो ये अरेंज हो गया। अब हम लोग को निकालने क्या क्या बोला है, Q1 D6 P82। तो Q1 निकालेंगे, तो Q1 का मतलब अभी भी बताया, डिस्क्रीट वेरिएबल में 1 इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि क्वार्टाइल है तो 4 इतना नंबर टर्न, ठीक है। तो अब मुझे बोलो कि 1 तो 1 ही रहेगा, ठीक है। n का मतलब क्या होता है, ऑलवेज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो बोलो कितने सारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, काउंट करो तुम लोग। ये इधर 10। भी लिख, हाँ 10। तो यहाँ पर लिख देते हैं नोट ये, और इसके साथ साथ n का मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। 10 ऑब्जर्वेशन है, तो 10 प्लस 1 11, 11 बाई 4 इंटू 1, तो 11 बाई 4 ही होगा। तो 11 बाई 4 कितना हो जाएगा, 11 बाई 4 का मतलब पॉइंट में आएगा, बताओ। 2.75 2.5 7 1 into 10 plus n plus 1 by। अब कैसे कैलकुलेट करना, इसका मतलब 2.75 टर्म। तो मुझे बोलो सेकेंड टर्म मतलब कितना, यहाँ पर देख के मुझे बताओ, सेकेंड टर्म मतलब वैल्यू बताओ कितनी। इसका मतलब होता है सेकेंड टर्म प्लस 56। हाँ 0.75 इंटू ये करना पड़ता है, ठीक है। तो सेकेंड टर्म है तो थर्ड माइनस सेकेंड टर्म करना पड़ेगा, थर्ड माइनस सेकेंड टर्म करना पड़ेगा। और अगर ये सेकंड के जगह मान लो 2.75 आए, ये अगर 3 पॉइंट कुछ आता, ठीक है, तो फिर हमें फोर्थ माइनस थर्ड करना पड़ता। मतलब यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगा तो उसके जस्ट नेक्स्ट वाला, तो थर्ड माइनस सेकंड हो गया, यहाँ थर्ड आता तो फोर्थ माइनस थर्ड हो जाता, यहाँ फिफ्थ आता तो सिक्स्थ माइनस फिफ्थ हो जाता, ये फॉलो करना है, ठीक है। तो सेकेंड टर्म हो गया 56, 0.75 जो भी फ्रैक्शनल वैल्यू आएगा वो हमें इस तरीके से ले लेना है। अब सेकेंड टर्म तो 56 है, बोलो थर्ड टर्म कितना है, 65। 65 तो फिर ये हो जाएगा 56 प्लस 0.75 इंटू ये 65 माइनस 56 करने से कितना आता है, 9। 9 9। तो 9 इंटू कितना होगा 0.75, क्योंकि ये इसके साथ एप्लीकेबल है, ठीक है, हमेशा। तो 9 इंटू 0.7 6.75 6.75 प्लस 56 62.7। 62.7, ठीक है। इस तरीके से कैलकुलेट होगा। मैंने यहाँ पर काफी सारा स्टेप्स करके दिखाए, इसके बाद ही डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं, एक एक करके ऐसे लिखने का कोई जरूरत नहीं है। Q1 के बाद निकालने बोला है D6, सेम प्रोसेस से निकलेगा, बस D6 में हम लोग फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, 6 इंटू क्या हो जाएगा, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना होगा, डिसाइल मतलब 10 होता है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है, वो तो फिक्स्ड है ना, उसमें थोड़ी कोई चेंजेस हो। 6 इंटू 11 बाई 10 टर्म, तो बोलो कितना हो जाएगा, 6 इंटू 11 66 बाई 10 कितना हो जाएगा, 66 बाई 10 का मतलब हो जाएगा 6.6। तो 6.6 का मतलब लिखना है सिक्स टर्म प्लस जो फ्रैक्शनल पार्ट है, कितना माइनस कितना लिखे बोलो, अभी समझाया, कितना माइनस कितना लिखे, जो आएगा उसके नेक्स्ट वाला माइनस जो आया हुआ है। तो सिक्स के बाद क्या आता है, 82 माइनस 80। सेवेंथ माइनस सिक्स। अब वैल्यू, तो सिक्स टर्म में क्या है, 1 2 3 4 5 6 80 है, 0.6 82 माइनस 80,
80 प्लस 0.6 इंटू 2 1.2 यानी 81 पॉइंट ये आ जाएगा D6। अच्छा इसके अलावा निकालने के लिए बोला है P82 P82 तो P82 कैसे लिखेंगे 82 इंटू n प्लस 1/100 82 इंटू 10 प्लस 1/100 11/100 टर्म। तो 82 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 1 9.02 9.0 कितना 9.02 टर्म। तो इसका मतलब हो जाएगा 9th टर्म प्लस 0.02 इंटू कितना माइनस कितना हो जाएगा 10th 10 माइनस -9 9th और 9th टर्म में कौन सा है 10 तो वैल्यूज है तो 120 है 9th नंबर 120 0.02 इंटू 130 माइनस 120 120 पॉइंट ठीक है तो इस तरीके से कैलकुलेट होगा। अब जो बोलेगा वो निकालना पड़ेगा P82 बोलेगा या कुछ जो भी बोलेगा प्रोसेस ये रहेगा। अब ये वाला देखते हैं 14.1.9 ठीक है इसमें हमें बोला है ये डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज का है मंथली वेजेस ऑफ 100 वर्कर्स का मंथली वेजेस हम लोग को इससे Q3 D7 P23 निकालने के लिए बोला है ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर हम लोग को जो दिया हुआ है जिसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं 523 ये सब लेकिन यहाँ देखो जो ये ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ठीक है क्योंकि देखो ग्रुप है ना 500 से 699 700 से 899 ये ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है बट स्टार्टिंग और एंडिंग में कैसे बोला है लेस देन 500 और मोर देन 1500 ठीक है इसको बोलते हैं ओपन क्लास इंटरवल ठीक है ओपन एंड क्लास इंटरवल ओपन एंड क्योंकि इसका शुरुआत हमें नहीं पता देखो लेस देन 500 मतलब तो कुछ भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है ठीक है लेकिन वेजेस में से नेगेटिव में नहीं होता है वो अलग बात है लेस देन 500 बोला है और यहाँ मोर देन 15 तो 1500 के बाद कुछ भी वैल्यूज हो सकता है फिर भी हमें वैल्यूज को ले लेना है कैलकुलेशन हम लोग कर पाए इस रेस्पेक्ट में ठीक है तो हम लोग इस क्लास इंटरवल को अपने हिसाब से कैसे लिख सकते हैं देखो ऐसे लिखेंगे ये क्वेश्चन है 14.1 तो जो क्लास में गिवन है वो ये जो मिडिल वाला है वहां से लिखते हैं 500 से 699 ऊपर में एक लाइन जगह रखते हैं फिर उसके बाद है 700 से 899 फिर 900 से 1099 फिर 1100 से 1449 फिर 1099 फिर 1100 से 149 1499 फिर उसके बाद 1500 बोला है तो मतलब 1500 ऐसे ही। अच्छा अब ये बोला है लेस देन 500 तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं 0 से लेके 499 ठीक है फिर 500 से लेके 499 500 से लेके 699 है कितने का गैप हो रहा है 299 यहाँ भी 299 यहाँ भी 299 बट यहाँ का गैप
ज्यादा कम दिख रहा है मुझे। 1499 माइनस 1100 399 दिख रहा है, बाकी सब 299 है। यहाँ पर थोड़ा सा ये गड़बड़ दिया है। हाँ देखते हैं, इन्होंने लिया है 499.5। ठीक है, वो तो चेंज करेंगे तब। 699, 899, 1099, 1499 लिया है, ये 1499 लिया है, अब तो ठीक ही लिया 1499। तो ये गैप तो बराबर नहीं है, 500 से 199 का गैप हो रहा है। 699 माइनस 500, 199 का। अब इसमें 700 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 899। इसमें अगर हम लोग ऐड करते हैं 899 में कितना ऐड करें, 199, 199, 700 में 199, हाँ 900 में 199, 1099, फिर 1100 में 199, 1299 होना चाहिए, ये वाला 1299 होना चाहिए, नहीं तो गैप तो बराबर नहीं हो रहा है ना। तुम लोग समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? इधर भी 0 से 499 हम लोग का गैप जो है वो सही नहीं जा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा ये इधर उधर दिया हुआ है। लेकिन इम्पैक्ट क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमें एंडिंग और स्टार्टिंग वाला शायद यूज ही नहीं करना पड़ेगा। लेकिन देखो, अगर तुम लोग इसमें जो है हमारा वैल्यूज जैसे दिया हुआ है हम वैसे ही लिख दे रहे हैं, ठीक है, हम वैसे ही लिख दे रहे हैं, बाकी गैप बराबर नहीं है क्वेश्चन में, बाकी जैसा दिया हुआ हम वैसे ही लिख दे रहे हैं, वैसे भी क्वेश्चन बन जाएगा। तो 500, 700, 900, 1100, तो 500, 700, 900, 1100 ये हो गया 1100, और ये 699, 899, 1099, 699, 899, 1099 एंड 1499 जैसा है हम वैसा ही लिखते रहे। और फिर बोला है मोर देन 1500, ठीक है, तो फिर ये 1500 से लेके आगे का गैप मुझे लगाना है। तो अब आगे का गैप हम कितना लगाए, तो नॉर्मली सभी में तो 199 का गैप है, अगर हम इसमें 199 का गैप लगाना चाहे, सिर्फ एक को छोड़ देते हैं तो ये मेरा 1699 आ जाएगा। ठीक है, देखो सभी में ना 199 का गैप है। 500 में 199 ऐड करो 699, 700 में 199 ऐड करो 899, 900 में 199 ऐड करो 1099, और 1100 में और 1099 और इसमें एक ऐड करने से 1100 होता है, ये ठीक है, बट इसमें जब 199 ऐड करोगे तो 1299 होगा, जबकि इन्होंने ये 1499 लिख रखा है। ठीक है, तो अब लिख रखा है, सो मैंने वैसे ही लिख दिया, तो इसीलिए इसका गैप मैंने वो 199 ही रख दिया है। लेकिन अगर देखा जाए तो इसका गैप उससे ज्यादा है, 1499 माइनस 1100 करोगे तो 399 का गैप है, आने तो छोड़ो। ठीक है, हमें वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। अब हम लोग इसमें इसको क्लास इंटरवल को चेंज करते हैं, मतलब इसका बाउंड्रीज बनाते हैं, क्योंकि ये म्यूचुअली क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, हमें इसे म्यूचुअली मतलब ओवरलैपिंग बनाना है। ठीक है, इसे ओवरलैपिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, तो 0.5 को हमें हर जगह पे ऐड और लेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग 0.5 जो है ऐड और लेस करते हैं, तो जीरो में अगर हम लोग 0.5 को लेस करेंगे तो नेगेटिव 0.5 आएगा, ये हो जाएगा 499.5। फिर 499.5 से लेके 699.5, फिर 699.5 से लेके 899.5, फिर 899.5 से 1099.5, फिर 1099.5, और इसमें 0.5 ऐड करेंगे तो 1499.5 ही आएगा। ठीक है, फिर 1499.5 से लेके 1699.5, तो एडलेस मैंने उसी तरीके से कर दिया। हो सकता है गैप बराबर नहीं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बट नहीं है वही मैंने बोला, उससे हमारे क्वेश्चन सॉल्विंग में कोई इश्यूज नहीं आने वाला। 5, 23, 29, 5, 23, 29, 27, 10 और 6, 27, 10 और 6। ठीक है, अब हम लोग को जो भी कैलकुलेट करने बोला है सभी के लिए हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा, चाहे क्वार्टाइल हो, डिसाइल हो या परसेंटाइल हो। तो सबसे पहले निकालते हैं CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे निकलता है, फ्रीक्वेंसी में ऐड करते करते, तो 5 में 23 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 28, 28 में 29 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28 और 28 हो जाता है 56, 56 प्लस 1 57, 57 में 27 ऐड करेंगे तो 7 7 14,
1 कैरी हुआ, 5 2 7 और 1 8, 84 में 10 ऐड करने से 94 में 6 ऐड करने से हो जाएगा 100, जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल एन, या फिर इसको ही हम लोग बोलते हैं टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं। अच्छा, अब जो कैलकुलेट करने दिया है हम लोग को एक एक करके, सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है Q3 यानी क्वार्टाइल 3। तो Q3 निकाल लेते हैं यहाँ पर। Q3 कैसे होगा, फॉर्मूला याद करने मैंने बोला था, देखो जब मीडियन लिखाया था बोला था कि इसको याद कर लो, L1 ठीक है, और n/4 क्योंकि क्वार्टाइल है, अब थर्ड क्वार्टाइल है तो 3 × n/4 माइनस CF इन डिवाइडेड बाय F इंटू C। अब वैल्यूज पुट करेंगे। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना होता है, सबसे पहले कैलकुलेट करना होता है हमें 3 × n/4, जिससे हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि हम लोग का क्वार्टाइल क्लास कौन सा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये कैलकुलेट करना पड़ेगा 3 × n/4। तो n कितना है 104, तो 100/4 कितना होता है 25। 25 × 3 कितना हो जाएगा 75। ठीक है, अब ये 75 को हमें कहाँ फाइंड आउट करना होता है, देखो हमें ये देखना है कि 75 हमारे कौन से क्लास में बिलोंग कर रहा है। तो वो कहाँ देखना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 75 कहाँ दिख रहा है, तो यहाँ पर 5 का मतलब है 5 डेटा अप टू 5। 28 का मतलब है अप टू 28 तक, मतलब फ्रॉम 5 से लेके 5 6 7 8 ऐसे करके, मतलब ये देखो ना 5 में 23 ऐड होके तो 28 आया। तो हम लोग को 75, तो 75 कहाँ मिलेगा, तो ये तो अप टू 5 है, ये अप टू 28 है, तो और भी जाना पड़ेगा, अप टू 57 है। तो 75 कहाँ किस रेंज के अंदर बिलोंग करेगा 84, क्योंकि 5 से लेके 84 में ही तो 75 बिलोंग करेगा। तो हम लोग का क्लास कौन सा हो जाएगा, ये वाला, ये हम लोग का क्या क्लास हो गया, क्वार्टाइल क्लास। इसको हम लोग बोलेंगे क्वार्टाइल क्लास। अब जैसे क्वार्टाइल क्लास डिसाइड हो गया, बाकी फॉर्मूला हम लोग पुट कर सकते हैं। लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द क्वार्टाइल क्लास, तो बोलो क्वार्टाइल क्लास का लोअर क्लास बाउंड्री कितना है, ये दोनों में लोअर क्लास कौन सा है 8 90.5। अच्छा, फिर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्वार्टाइल क्लास, एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्वार्टाइल क्लास। तो ये रहा फ्रीक्वेंसी कॉलम, क्वार्टाइल क्लास का फ्रीक्वेंसी 27। फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द क्वार्टाइल क्लास, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम में जाओ, क्वार्टाइल क्लास का जस्ट प्रीसीडिंग वाला ही हमारा CF होगा, यानी 57। और C का मतलब हो जाता है क्वार्टाइल क्लास का जो गैप है, वो दो अपर क्लास और लोअर क्लास का जो गैप है, तो 1099.5 और 899.5 कितना हो जाएगा 199 200 है। 200 आ रहा है, ओवरलैपिंग हो गया, तो हाँ, अभी हाँ, 199 नहीं रहेगा, 899.5। इसको लिखने का जरूरत नहीं, ये हम पूरा ही कैलकुलेटर पे दिखा देते कैसे करना चाहिए। तो ये देखो 3 × 100/4, ये 75 आया ही था, तो 75 माइनस 57 जितना भी आया 18 इंटू करेंगे पहले 200, फिर डिवाइड कर देंगे 27 प्लस 899.5 1032.83 या क्वार्टाइल 3। अच्छा, क्वार्टाइल के बाद बोला था D7 निकालने के लिए, तो D7 निकालते हैं। D7 का मतलब डिसाइड, तो वही फॉर्मूला L1, यहाँ पर n/, हो जाएगा 10 और 7 है तो इंटू 7 करना पड़ेगा, सेम बाकी सारा एज इट इज लिखेंगे यहाँ पर। अच्छा, तो 7 इंटू n मतलब है 100/10, तो 100/10 10 होता है, 10 इंटू 7 70 होता है, तो 70 तक जाना है। तो हम लोग का डिसाइल क्लास कौन सा होगा, जो क्वार्टाइल क्लास हुआ यही हम लोग का डिसाइल क्लास आ रहा है, क्योंकि यहीं पर मेरा 70 अप टू 70 तक आ रहा है। तो इसमें भी लोअर क्लास बाउंड्री कितना है, वही 899.5। अच्छा, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 57 ही आएगा, सेम आएगा, यहाँ पर 27 आ जाएगा और यहाँ पर 200 आ जाएगा, बस कैलकुलेशन करना है D7। तो यहाँ पर हो गया हम लोग का 70 माइनस 57 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 27 प्लस 899.5 995.80, ये हो गया D7। अब परसेंटाइल,
P कितना निकालने बोला था? P 23 निकालने। P23, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? L1 प्लस N बाई 123 है, तो 23 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू C। तो 23 N मतलब 100 बाई 100 माइनस वैल्यूज पुट होगा, तो 100 बाई 100 कट गया, 23 रहा। 23 हमारे कौन से क्लास में बिलोंग होगा? तो ये हमें चेक करना पड़ेगा हमारे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से ये हो गया मेरा परसेंटाइल क्लास, ठीक है। लोअर क्लास बाउंड्री 499.5। फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 23, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 5। 23 5 और डिफरेंस 200 का ही होगा, उसमें भी 200 का ही डिफरेंस। अच्छा, अब ये कैलकुलेट कर लेते हैं। 23 आ रहा है, 23 माइनस 5, 18 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 23 प्लस 499.5, 656.02। 656.02, ठीक है, मैं देख लेती हूँ। Q3 है 1032.83, 1032.83, ठीक है, मैच हुआ है। 995.80, 656.02, 656.02। ये हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे मोड। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मोड। पार्टीशन वैल्यू कंप्लीट मोड। मोड का मतलब होता है मोस्ट रिपीटेड नंबर। तो मोड का आंसर क्या क्या हो सकता है? देखो, मोड कैन बी 1। मोड का आंसर एक एक आंसर भी हो सकता है, मतलब बताते हैं ये क्या लिख रहे हैं। मोड कैन बी मोर देन 1। मोड कैन बी, ठीक है, मोड का आंसर 0 भी आ सकता है। अच्छा, कैसे करके मोड का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे? तो देखो, डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए सिर्फ हमें क्या करना है, स्टेप 1 में अरेंज द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम शॉर्टर टू ग्रेटर। स्टेप 2, फाइंड मोस्ट रिपीटेड नंबर। मोस्ट रिपीटेड नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे? जस्ट देख के, बाय ऑब्जर्विंग, बाय ऑब्जर्वेशन। डेटा को ऑब्जर्व करके ही बताना और कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा, अब जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं पहले। मान लो हम अरेंज करके ही दे दे रहे हैं, ठीक है, या फिर चलो ऐसे दिया 10 12 12 10 16 14 5 3 2 2 2, ठीक है। इसमें मोड निकाल, तो सबसे पहले अरेंज करना है। तो अरेंज करने से क्या हो जाएगा, कितना कितना? 2 2 2 3 5 10 10 12 12 14 और 16, ठीक है। तो अब बोलो मोड का आंसर क्या हो जाएगा? 2। मोड का आंसर 2, क्योंकि यहाँ पर 2 मोस्ट रिपीटेड नंबर है, तो मोड कैन बी 1। ये समझ में आया, ठीक है। चलो फिर दूसरा एक एग्जाम्पल।
10, 12, 12, 10, 16, 14, 5, 3, 2, 2। सेम ही लिखा है, बस लास्ट का एक 2 कम कर दिया है। तो फिर अगर अरेंज करेंगे तो क्या आएगा, सेम वैसा ही आ जाएगा, सिर्फ एक 2 कम रहेगा। 2, 2, 3, 5, 10, 10, 12, 12, 14, 16। तो मोस्ट रिपीटेड नंबर कौन कौन सा है? 2 और 10 और 12। 2 है, 10 है, 12 है, ठीक है। तो मोड का आंसर मोर देन 1 भी हो सकता है। तो यहाँ पर 3 ऐसा नंबर है जो मोस्ट रिपीटेड नंबर है, 2, 10 और 12, ठीक है। तो ये मेरा मोड का आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट 10, 12, 14, 16, 5, 3, ठीक है। अब इसको अरेंज करेंगे। 3, 5, 12, नहीं 10, 12, 14, 16। तो मोड का आंसर क्या हो जाएगा? नन। क्योंकि कोई भी मोस्ट रिपीटेड नंबर नहीं है, तो इसीलिए मोड का आंसर एक भी हो सकता है। मोड कैन बी 1, मोड कैन बी मोर देन 1, मोड कैन बी नन। तो इसीलिए अच्छा, अब ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का भी फॉर्मूला लिख देते हैं। ग्रुप फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, मोड का फॉर्मूला होता है L1 प्लस F0 माइनस F1। देखो हम F0 F1 ऐसे लिखते हैं, कोई अगर दूसरा फॉर्मूला लिख के हैबिट है, ये मैंने पहले बोला, वो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। L1 का मतलब हो जाएगा लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास। अब ये मॉडल क्लास कैसे ढूंढोगे यहाँ पर, तो मॉडल क्लास भी लिख देते हैं। मॉडल क्लास हो जाता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्लास विथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो जिस क्लास का फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगा वही हम लोग का मॉडल क्लास हो जाएगा, ठीक है। अब F0 का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। F1 का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। F2 का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल। और C का मतलब क्लास विद या लेंथ, जो भी बोले, ऑफ मॉडल ये हमें फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा देखते इस पे क्वेश्चन, ये वाला। तो हम लोग को ये डेटा दे दिया, हम लोग को मोड निकालने बोला इस, ठीक है। तो हम लोग ये डेटा यूज करके मोड निकालते हैं। 14.1.0। तो यहाँ पर देखो हम लोग का क्लास लिमिट्स है, ठीक है, क्योंकि नॉन ओवरलैपिंग है, तो हमेशा ओवरलैपिंग करके ही क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। तो 350 से 369, 370 से 389, इसमें देखो गैप सब में ठीक है, सभी में गैप 19 का है। तो ये देखो इसमें 19 ऐड करो 89, इसमें 19 ऐड करोगे तो 409, इसमें 19 ऐड करोगे तो 29, इसमें 19 ऐड करोगे तो ये हम लोग का 449, इसमें 19 ऐड कर लेते हैं, तो 469, इसमें 19 ऐड कर लेते हैं 489, ठीक है। अब
0.5 से हमें ऐड और लेस करना पड़ेगा, तो 350 को 0.5 लेस करने से 349.5 हो जाएगा। तो हम एक ही बार में यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। और वो डेटा को लिख नहीं रहे हैं जो वहाँ पीडीएफ में दिया, हम डायरेक्ट इसको लिख लें, कर में उसमें टाइम जाएगा ना, इसीलिए 369। अब ये हो जाएगा 369.5 से स्टार्ट होगा। अब एंडिंग का पहले हम सारा लिख लेते हैं, हम वैसे करते हैं, इससे जल्दी होता है। 389, 409, 429, 389, 409, 429, 0.5, 0.5, 0.5, क्योंकि अपर क्लास लिमिट में ऐड होता है। 449, 469, 489, 449, 469, 480, 0.5, 0.5, 389.5, 409.5, 429.5, 449.5, 469. ये इधर आ जाएगा, ठीक है, बन गया। अब फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी गिवन है वो लिख लेते हैं। 23, 38, 58, 82, 23, 38, 58, 82, 65, 31, 61, 11, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, देखो हम लोग को मोड निकालने बोला है, तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो मुझे तो याद है, हम लिख रहे हैं, ठीक है। L1 प्लस, तुम लोग अपना कॉपी देख के लिखो, F0 माइनस F1 डिवाइडेड बाई, फिर से वही 2F0 माइनस F1 माइनस F2 इंटू C, ठीक है। तो लोअर क्लास बाउंड्री और मॉडल क्लास, सबसे पहले मॉडल क्लास ढूंढो। मॉडल क्लास कौन सा होगा, जो हम लोग का हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला क्लास होगा। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इसमें से कौन सा है, 23, 38, 58, 82, 65, 31, 11, इसमें हाईएस्ट कौन सा। अरे इसमें सबसे बड़ा वाला डेटा कौन सा है, 23, 38, 58, 82, 82. ये हो गया हम लोग का हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो L1 का मतलब लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास, तो ये हम लोग का मॉडल क्लास है। तो लोअर क्लास बाउंड्री कितना है, 409.5, ठीक है, ये आता है। F0 का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, देखो तो मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है, 82, 2 इंटू 82 माइनस माइनस F1 का मतलब क्या है, F1 का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। तो प्रीसीडिंग मतलब ये वाला, तो कितना आ जाएगा 58, और यहाँ भी 58 आएगा, क्योंकि नीचे भी F1 है। और F2 का मतलब सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, तो मतलब उसके बाद वाला। प्रीसीडिंग मतलब आगे वाला, सक्सीडिंग मतलब उसके बाद वाला। तो जस्ट प्रीसीडिंग और जस्ट सक्सीडिंग होता है। तो प्रीसीडिंग का मतलब तो 23 भी है, 38 भी है, 58 भी है, लेकिन जस्ट वाला लेना पड़ता है, तो 58। और जस्ट सक्सीडिंग तो यहाँ पर 65 हो जाता है। और सी का मतलब हो जाएगा ये दोनों के गैप का, जो गैप आ रहा है, विद आ रहा है, उसका मल्टीप्लीकेशन। तो 429.5 माइनस 409.5, 20 हो रहा। तो मोड कितना हो जाएगा, 82 माइनस 58 इंटू 20, 480, 480 आ गया। और ये नीचे कितना आ रहा है, 82 इंटू 2 माइनस 58 माइनस 65, तो ये हो गया 41। 480 डिवाइडेड बाई 41 प्लस 409.421.21, 421.21, 421.21, इस तरीके से होगा। अच्छा, अब प्रॉपर्टी ऑफ मोड पढ़ते हैं। देखो ये जो ग्रुप फ्रीक्वेंसी वाला है, या जो भी फॉर्मूला है, देखो ग्रुप फ्रीक्वेंसी वाला को तो देखो याद करना ही पड़ेगा।
चाहे मीडियन का हो, मोड का हो, चाहे एरिथमेटिक मीन का हो, ठीक है। और डिस्क्रीट वाला मैंने समझाया कैसे करके याद रख सकते हैं, तो समझ के ही याद रखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ मोड। जैसे बाकी सबका प्रॉपर्टी पढ़ा, तो मोड का भी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। तो मोड का प्रॉपर्टी यहाँ पर दूसरा रिलेशन, ठीक है, यहाँ लिखा नहीं बट इस पे क्वेश्चन दिया, हम लिखते हैं मोड का प्रॉपर्टी। इसमें भी वही, बोथ origin and scale impacts मोड। और ये ओरिजिन चेंज स्केल चेंज क्या होता है, वो मैंने मीन में एक एक डेटा लिख लिख के करके दिखा दिया था, ठीक है। ओरिजिन का मतलब प्लस माइनस होना ओरिजिनल डेटा में, और स्केल चेंज का मतलब होता है इनटू और जो है डिवाइड होना ओरिजिनल डेटा में, ठीक है। अच्छा, अब देखो, ओरिजिन और स्केल चेंज क्योंकि दोनों ही इम्पैक्ट डालता है मोड को। इम्पैक्ट डालने का मतलब क्या था, इम्पैक्ट डालने का मतलब है कि मेरा ओरिजिनल डेटा जितने से चेंज होगा, जितना मतलब ऐड या लेस या दोनों करने पे, उतने से ही मेरा चेंजेस डेटा का आंसर भी चेंज होगा। जैसे अगर तुम लोग को याद है, तो जैसे हम लोग का मीन का आंसर अगर 10 आया था ओरिजिनल डेटा में, अगर हम लोगों ने +2 किया था, तो फिर मेरा मीन का आंसर 10 + 2 12 आ जाएगा, जो चेंज वाला है, उसी को ओरिजिन चेंज स्केल चेंज बोलते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने सीखा था। अब y इक्वल अगर a + bx है, तो मोड ऑफ y हो जाएगा, मोड ऑफ y मोड ऑफ y हो जाएगा a + b इंटू मोड ऑफ x। इसका एक एग्जाम्पल लेता हूँ। y इक्वल अगर 2 + 1.50x है, मोड ऑफ x अगर 50 ऑफ y के अंदर, तो ऐसा देखो, हम लोगों ने मीन में भी सीख लिया, मीडियन में भी सीखा, मोड में भी सीखा। क्या तुम लोग करके बता सकते हो? आसान है, सब सब दिया हुआ है, तुम लोग को बस वैल्यू निकाल के बता। मैम लास्ट में आप मोड ऑफ एक्स क्यों लिखे? हाँ वो ऊपर में मोड ऑफ y इक्वल टू a + bx मोड ऑफ x। a + bx नहीं, b इंटू मोड ऑफ x। ओ अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक ये सभी में सेम है, यहाँ मोड है तो मोड लिखा है, मीडियन में भी यही लिखा है था, मीडियन ऑफ y इक्वल टू a + b इंटू मीडियन ऑफ x। मीन में भी वही लिखा था, मीन ऑफ y इक्वल टू a + b इंटू मीन ऑफ x। ठीक है ठीक है। सभी में सेम लिखा हुआ है, इसीलिए बोल दिया ताकि याद रहे, कुछ भी अलग नहीं है। मीन में भी यही है, मीडियन में भी यही है, मोड में भी यही है। इसको हम बी इंटू लिख, तो मोड ऑफ वाई निकालने बोला है, तो मोड ऑफ वाई क्या हो जाएगा, 2 + 1.50 इंटू 24.5। 24 सेम यही चीज, मीडियन, बस यहाँ मीन लिखा हुआ रहेगा, इधर मीन लिखा हुआ रहेगा, इधर मीडियन लिखा हुआ रहेगा, इधर मीडियन लिखा हुआ रहेगा। अगर तुम लोग लिख रहे हो कॉपी में, जो कि मैंने पहले से ही बोला, देखो लिखना जरूरी है, अगर लिखे हो तो जरूर मिलेगा, चेक करके देखना, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला रिलेशन, ये रिलेशन मीन मीडियन और मोड के बीच का रिलेशन, तो ये लिख देते हैं। रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड।
मीन मीडियन और मोड के बीच में क्या रिलेशन है? तो अगर इफ मॉडरेटली स्क्यूड, देन मीन माइनस मोड, देखो कैसे याद रखना है फॉर्मूले को। मीन माइनस मोड, इधर लिखना मीन माइनस मीडियन, मतलब एक चीज दिमाग में रखो, मीन से मोड माइनस करेंगे, मीन से ही मीडियन माइनस करेंगे, तो मीन माइनस मोड, मीन माइनस मीडियन दोनों इक्वल टू के एक एक मतलब एक साइड एक डेटा रहेगा, एक साइड दूसरा डेटा रहेगा, जिधर मीडियन रहेगा उधर 3 मल्टीप्लाई कर देना। अब इसको इधर भी लिख सकते हो, इधर भी लिख सकते हो, बट 3 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? मीडियन के साथ। तो ये याद रखने का तरीका और कुछ नहीं। मीन माइनस मोड, मीन माइनस मीडियन, तो दोनों को इक्वल के दोनों साइड लिखना है, जिधर मीडियन है उधर 3 लगाना है, ठीक है, जिधर मीडियन है उधर 3 लगाना है। 2-3 बार इसीलिए बोल रहा है कि अगर ध्यान से सुनोगे तो देखना, जब करने जाओगे खुद ब खुद याद हो जाएगा, ठीक है। अब ये मॉडरेटली स्क्यूड का वैसे जरूरत तो नहीं है बहुत कुछ पता करना, फिर भी हम बता देते हैं। मॉडरेटली स्क्यूड का मतलब होता है कि अगर मान लो हम लोग कोई ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे, तो अगर मेरा ड्रॉ कुछ ऐसा है, मतलब अगर मेरा ड्रॉ कुछ ऐसा है, ठीक है, तो बोलेंगे कि स्क्यूनेस इधर है। स्क्यूनेस का मतलब ये जो इसका टेल, मतलब इसका जो टेल है ये इधर है, ठीक है, टेल यानी इसका जो पूंछ है, ठीक है, और ये देखो, ये अगर ऐसा ड्रॉ हो रहा है ऐसा, तो इसको बोलेंगे मॉडरेटली स्क्यूनेस इसका इधर है, ठीक है, झुकाव इसका इधर है। तो ये मॉडरेटली नहीं है, ठीक है, ये किसी एक पर्टिकुलर साइड में आइदर राइट और लेफ्ट में जो है ये ज्यादा स्क्यूनेस है इसका। लेकिन अगर हम लोग का ड्रॉ ऐसा हुआ, मतलब दोनों साइड बराबर जो है झुकाव दिखेगा, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मॉडरेटली स्क्यूड। क्यों बोलते हैं? ये देखो हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे, क्योंकि एवरेज वैल्यू हमारा हमेशा मिडिल में होता है, ठीक है। तो ये देखो, तो ये मेरा हो जाएगा यहाँ पर, ये मेरा मीन, मीडियन और मोड, ठीक है। यहीं पर मुझे मेरा एवरेज वैल्यू मिलेगा ना, तो एवरेज से ही तो मीन निकलता है, मीडियन निकलता है, मोड, ये तीनों ही तो, मीन मीडियन मोड, ये सभी तो हम लोग का एवरेज निकालने का एक तरीका है, ठीक है। तो ये मॉडरेटली स्क्यूड नहीं है, ये आइदर लेफ्ट या राइट साइड में ज्यादा झुका हुआ है। तो मॉडरेटली मतलब दोनों साइड, लेफ्ट राइट दोनों साइड बराबर, मतलब सिमेट्रिक होना चाहिए। मतलब अगर इसमें ऐसे 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 करके लाइन लगाओगे ना, तो इधर जितना 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 स्पेस मिलता है इधर भी उतना उतना ही मिलता है, उसको बोलते हैं। वैसे हुआ नहीं है मेरा ड्रॉ, इधर ज्यादा इधर कम हो गया, लेकिन बात इतना है कि मॉडरेटली स्क्यूड का मतलब ये होता है, ठीक है। अब मॉडरेटली स्क्यूड तो पता कर लिया, उसका उसके हिसाब से मीन मीडियन मोड का रिलेशन भी बता दिया। कैसे याद रखना है? मीन माइनस मोड, मीन माइनस मीडियन, जिधर मीडियन उधर 3 लगाओ, ठीक है। अच्छा, अब बोलो कि इसका आंसर फिर क्या होगा? 14.11। मॉडरेटली स्क्यूड, ये लैंग्वेज ना दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, इसीलिए बता दिया। फॉर ए मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स फॉर ए ग्रुप ऑफ 200 स्टूडेंट, द मीन मार्क एंड मीडियन मार्क वेर फाउंड टू बी 55.60 एंड 52.40, व्हाट इज द मोडल मार्क? तो जब भी बोलेगा मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन और हमें मीन बताया है, जो है मीडियन बताया है, मोड फाइंड आउट करने बोला है, तो फिर हम लोग मीन मीडियन मोड का रिलेशन लगा के बता सकते हैं। तो बोलो क्या आंसर? मीन 55.6, मीडियन 52.4, तो हम लोग का रिलेशन क्या होता है? मैंने अभी बोला मीन माइनस, इधर भी मीन माइनस, ठीक है। अब जिधर जो चाहो लिख सकते हो, अगर इधर मीडियन लिखोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर मोड लिख दो, लेकिन जिधर मीडियन लिखोगे उधर 3 लगाना तो होगा। अब हम लोग को मीन का वैल्यू बोल दिया है 55.60 और मीडियन है 52.40, और मीन माइनस मोड, तो मीन तो 55.60 माइनस मोड, सॉल्व करना पड़ेगा। तो 55.60 माइनस 52.40 इंटू 3, 9.6, 55.60 माइनस मोड, तो मोड इक्वल टू हो जाएगा 55.60 माइनस 9.6।
46 मोड का वैल्यू आ जाएगा 46। ठीक है, मोड का वैल्यू 46 आ गई। चलो चलो अभी एक काम करते हैं, इसके बाद तो जीएम एचएन ये सब भाई वो तो सीखना ही पड़ेगा। आप कुछ फिर से क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किया था, सिर्फ एक्सरसाइज एक को छोड़ के, क्योंकि उसको लास्ट में करते हैं सारा थ्योरी जब कंप्लीट हो जाता है। तो सेट बी, ठीक है, सेट बी से हम लोगों ने एम का पहला क्वेश्चन कर लिया था, अभी मीडियन वाला भी कर लिया था शायद लास्ट क्लास ना, सेकेंड वाला बीच बीच से करने से याद है। मैम सेट सी से 1 5 और 7 नंबर था। तो मैंने स्टार्टिंग में बोला है कि बाद में करना है, क्योंकि वो तो 5 नंबर का तो नहीं है। ओ अच्छा अच्छा, तो सेट बी का क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने कर लिया है। अच्छा, 3 में मॉडल ये वाला करेंगे। सेट बी का 3 बोलो, व्हाट इज द मॉडल वैल्यू ऑफ द नंबर्स। इसका मॉडल वैल्यू बोलो, सेट बी का 3। तो सबसे आसान है। अरे मोस्ट रिपीटेड नंबर इतने समय में भूल गए। नन। बी इसका मतलब, हाँ कोई तो रिपीटेशन है नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा। अच्छा, फोर्थ नंबर नहीं कर सकते हैं क्योंकि जीएम सिखाया नहीं, ये एचएम का है। सिक्स नहीं कर सकते हैं, सेवेंथ वाले बहुत सारा नहीं कर सकते। अरे ये आठ आठ नंबर वाला, एट्थ नंबर वाला करके बताओ। क्वार्टाइल, फर्स्ट क्वार्टाइल और नाइन्थ वाला भी बताओ, थर्ड डिसाइल, ये दोनों बताओ करो। कर रही हूँ कि मुझे करना पड़ेगा। मैम एक हाँ ट्वेल्व पॉइंट सेवन फाइव। सी, सही बात, 8 का सी। तो सेट बी का क्वेश्चन नंबर 8, सबसे पहले तो हमें शॉर्टर टू ग्रेटर अरेंज करना पड़ेगा। तो सबसे स्मॉलेस्ट डेटा है 10 12 16 15 16, 10 12 15 16, 10 12 15 16, उसके बाद 18 20 20 23, 18 20 23 28। अरेंजमेंट ठीक हुआ है मेरा। हाँ फिर एन मतलब कितना सारा डेटा है, 1 2 8। 3 8। तो फिर 9/4 मतलब 2 पॉइंट
2.25 नंबर टर्म। अच्छा, तो सेकेंड टर्म मतलब कितना? सेकेंड टर्म मतलब 12 और 0.25 इंटू थर्ड माइनस सेकेंड मतलब 15 माइनस 12। 12 प्लस 0.25 इंटू 3 0.75। तो Q1 हो गया 12.75। ठीक है, Q1 हो गया 12.75, यानी कि ऑप्शन सी। सेम तरीके से 9 वाला भी देखो करके। ম্যাম ও হবে ওটা হবে 10.70 बी सही। 10.70 थर्ड डिसाइल निकालने के लिए। सेट बी का क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, पहले अरेंज करना पड़ेगा इसमें भी, तो अरेंज करने से क्या क्या आ जाएगा? सेम डेटा ही है क्या? नहीं, 9 10 11 12 15 18। 9 10 11 12 15 18। 6 डेटा लिख लिया मैंने 18 तक। 18 के बाद 20 25। तो 8 डेटा ही है क्या? डेटा थर्ड डिसाइल मतलब D3। तो D3 कितना हो जाएगा? 3 इंटू n प्लस 1/10 नंबर। तो 3 इंटू 8 प्लस 1/10, तो 9 इंटू 3 27/10। 27/10 का मतलब 2.7 टर्म। तो 2 मतलब सेकेंड टर्म मतलब 10 और थर्ड टर्म का मतलब है 11। 10 और 11 हाँ तो 10.7। 10 और 0.7 इंटू 11 माइनस 10। 10 प्लस 0.7 इंटू 1, तो 10.70। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी ये हो गया सेट बी से। और 10th नंबर और 11th नंबर 10 11 ये दोनों कर लिया मुझे इतना लग रहा है, कंबाइन मीन में 10 और 11। 10 और 11 कर लिया था मुझे हाँ, ये रहा सेट बी का 11, सेट बी का 10। 10 11। ठीक है। अच्छा, 12 तो नहीं किया होगा जरूर से, क्योंकि HM अभी तक मैंने पढ़ाया नहीं है, ये भी नहीं पढ़ा है, ये वाला भी लास्ट में करने वाले हैं। हाँ, ये 15 कर लिया एम में, वो मुझे याद है। टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, ये वाला देख लेते, ये भी किया है, एम वाला भी किया है। ये वाला करेंगे, 18 वाला करना पड़ेगा। 18 वाला करना पड़ेगा। 17 हो जाना चाहिए, ये 17 एम का है। चलो यहाँ पर ही देख लेते, जब एम 17 हो गया तो अभी हम नोट डाउन भी कर लेंगे। देखते हैं 16 किया, 17 का मुझे याद नहीं है, देख लो। 20 तो नहीं किया होगा, 18 अभी करेंगे। 17 देखते हैं किया है कि नहीं, चेक करते हैं तुम लोग तब तक। ये 16 कर लिया है, 18 वाला करो। ठीक है, 18 वाला, इफ x एंड y आर रिलेटेड बाय x माइनस y माइनस 10 इक्वल टू 0, मोड ऑफ x इज नोन टू बी 23, मोड ऑफ y अभी सिखाया कि y इक्वल टू a प्लस बी एक्स अगर है तो फिर मोड ऑफ y इक्वल टू a प्लस बी इंटू मोड ऑफ x हो जाएगा। लेकिन इसको अरेंज करना पड़ेगा बस y इक्वल टू a प्लस बी एक्स फॉर्मेट में। ये जो x और y का रिलेशन हमें x माइनस वाई माइनस 10 0 दिया हुआ है, इसको तुम लोग को y इक्वल टू a प्लस बी एक्स फॉर्मेट में अरेंज करना पड़ेगा। सेम यही चीज मैंने तुम लोग को देखो मीडियन में भी सिखाया था, जिसमें तुम लोगों ने 16 नंबर वाला किया था। ये देखो 16 नंबर, तो वैसे करके ही करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन एक बार देख लो, ये लिख लो एक बार, हम 2 मिनट देते, तब तक हम एक बार जस्ट चेक कर लेते हैं कि मैंने 17 वाला करवाया था कि नहीं करवाया था, तो वो भी कर ली।
एक बार लिख लो क्वेश्चन, x माइनस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0, मोड ऑफ x 23, मोड ऑफ y कितने है? हम्म, 17 वाला चेक करते 1 10 11 1 10 11 15, हाँ ये 17 है, ये रहा 1 10 11 15 17, ये सब है। ठीक है, 18 वाला सेट बी का 18 वाला, x एंड y रिलेटेड बाय x माइनस y माइनस 10 0, मोड ऑफ x 23, मोड ऑफ y। हम लोग को पता है कि मोड ऑफ y इक्वल टू होता है a प्लस बी इंटू मोड ऑफ x होता है। तो मोड ऑफ x हम लोग को पता है 23 है, a और b ढूंढना पड़ेगा। तो हमें कैसे x और y में ही मिलता है, क्योंकि हम लोग का जो लीनियर इक्वेशन होता है y इक्वल टू a प्लस बी एक्स होता है। तो y अगर इधर हम लोग को जो इक्वेशन दिया हुआ उसको y इक्वल टू a प्लस बी एक्स फॉर्मेट में कैसे रखेंगे? तो माइनस वाई इधर रखना है, बाकी सब इधर ट्रांसफर कर देंगे। तो y इक्वल टू वाई आता है, तो इधर माइनस नहीं आता है, तो माइनस को इधर भेज देना चाहिए। तो माइनस, ये माइनस कैसे, -1 है, ठीक है, मतलब ये -1 इंटू है ना इसके साथ, तो फिर ये नीचे -1 आ जाएगा, ठीक है। या फिर तुम लोग अगर माइनस कॉमन लोगे उससे आसानी से समझ जाओगे, माइनस कॉमन ले लो दोनों साइड से, तो y का माइनस कट जाए। माइनस अगर कॉमन ले लोगे दोनों साइड से, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 10, वाई इक्वल टू x माइनस 10। तो y इक्वल टू a प्लस बी एक्स फॉर्मेट में रखना है। तो a का मतलब -10, bx का मतलब b मतलब कुछ नहीं है तो 1, और ये x हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर पुट कर देंगे, a का मतलब -10 और b का मतलब हो जाएगा 1, ठीक है। जो uv वाला क्वेश्चन था, जो मैंने चेक करने के लिए अभी टाइम लिया तुम लोगों से, वही वैसा ही सेम वहां पर भी उसी तरीके से अरेंज करना पड़ा। तो ये हो जाएगा 13, 18 का आंसर हो जाएगा हम लोग का 13, मतलब ऑप्शन बी, सेट बी का 18 यानी ऑप्शन बी। तो देखो सेट बी का हम लोग का जो सारा क्वेश्चन हम लोगों ने किया, जिसमें हम लोग का एएमजीएम के अलावा मतलब 2019, ठीक है, अब मुझे याद रहेगा एएमजीएम के अलावा बाकी सारा हम लोगों ने कर लिया, क्योंकि एएमजीएम तो भी सीखा नहीं हम लोग, ठीक है। अच्छा, अब चलो नेक्स्ट हम लोग जीएम ही स्टार्ट कर लेते, ठीक है, जीएम स्टार्ट कर लेते। जीएम का मतलब होता है जियोमेट्रिक मीन। तो जियोमेट्रिक मीन कैसे कैलकुलेट होता है? सबसे पहले स्टेप 1, प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन, प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन। स्टेप 2, nth रूट ऑफ स्टेप 1, स्टेप 1 का nth रूट करना, ठीक है। अब nth रूट का मतलब क्या होता है? कल ही हम लोग जब इंडिसेस पढ़ रहे थे, स्टार्ट किया था कल हम लोगों ने, तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? सेकेंड रूट, ठीक है, सेकेंड रूट बार बार बोल रहे थे। तो सेकेंड रूट ऑफ 16 इसको कैसे लिखोगे बोलो? अगर मैंने पूछा सेकेंड रूट ऑफ 16 तो इसको कैसे लिखा जाएगा? कल ही तो सिखा है, 2 और यहाँ पर 16। अच्छा, अगर मैंने बोला थर्ड रूट ऑफ 27 तो उसको कैसे लिखोगे? क्यूबिक रूट। 27। तो इस तरीके से अगर मैंने बोला nth रूट ऑफ कुछ भी डेटा लाइक x, तो फिर उसको कैसे लिखेंगे? nth रूट ऑफ x। अब इसको कैसे लिखा जाता है? 16 टू दी पावर, कल ही सिखाया, आप इसको कैसे लिखेंगे?
और इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये nth रूट समझाने के लिए मैंने बताया, ठीक है। अब जैसे मान लो कि ऑब्जर्वेशन है हम लोग का x1 x3 x, ठीक है। तो जियोमेट्रिक मीन कैसे निकलेगा, तो बोला है प्रोडक्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, तो क्या लिखेंगे x1 मल्टीप्लिकेशन साइन, ठीक है, x2 फिर मल्टीप्लिकेशन साइन, x3 मल्टीप्लिकेशन डॉट डॉट करके मल्टीप्लिकेशन xn, ठीक है। अब मुझे स्टेप 1 का nth रूट करना पड़ेगा, तो स्टेप 1 का nth रूट मतलब कितना लिखेंगे, nth रूट मतलब क्या होता है, x अगर है मेरा डेटा x के पावर में 1/n, तो फिर यहाँ पर किसके पावर में 1/n जाएगा, ये पूरा स्टेप 1 का nth रूट निकालना है, तो ये पूरा का 2 दी पावर 1/n होगा। बोलिए समझ में आते हैं, n का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। nth रूट का मतलब अगर ये होता है x टू दी पावर 1/n, तो स्टेप 1 का रूट का मतलब स्टेप 1 में जो भी आंसर आएगा उसके पावर में 1/n, और स्टेप 1 में क्या आएगा, ऑब्जर्वेशन का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट पॉइंट कि हम लोग का जो जीएम है वो कभी नेगेटिव नहीं होता है, मतलब अगर नेगेटिव ऑब्जर्वेशंस है तो जीएम फेलियर हो जाएगा, मतलब जीएम नहीं निकाल सकते हो अगर ऑब्जर्वेशंस में नेगेटिव वैल्यू है। जैसे मान लो 2 5 -5 ऐसे दे दिया तो नहीं निकाल सकते हो जीएम, ऐसा क्यों, तो देखो नेगेटिव से क्यों नहीं होगा, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, फॉर ए गिवन सेट ऑफ n पॉजिटिव ऑब्जर्वेशंस, तो हमेशा ये जो n है ये मेरा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो गया, n हो गया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और हमेशा ऑब्जर्वेशन पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव टू दी पावर 1/n ये कभी भी डिफाइन नहीं किया जा सकता है, कांट डिफाइन, ठीक है। क्योंकि देखो अगर तुम लोग कैलकुलेटर में लोगे, मान लो 4 इंटू -4, तो 4 इंटू -4 कितना होता है, -16, -16 को कैलकुलेटर पे ऐसे लिख सकते हो, 16 लिखा फिर माइनस लगा दिया, अब इसका रूट दोगे तो देखो बोल रहा है इनवैलिड इनपुट, वो तो मेरे इस कैलकुलेटर में बता रहा है, तुम लोग के कैलकुलेटर में इनवैलिड इनपुट इतना बड़ा लैंग्वेज तो दिखेगा नहीं, बट तुम लोग को स्क्रीन जो है तुम लोग का उसके ऊपर दिखेगा ई यानी एरर, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव वैल्यू का कभी रूट कैलकुलेट नहीं होता है, वहीं पर अगर तुम लोग सिर्फ 16 लिख के उसका रूट करोगे तो 4 दिखेगा, तो नेगेटिव मतलब एक भी ऑब्जर्वेशन अगर नेगेटिव आया तो जीएम जो मेथड से कैलकुलेट होता है फिर जीएम फेलियर हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू से कभी भी जीएम, मतलब सारे ऑब्जर्वेशन पॉजिटिव हुआ तो ही जीएम पॉसिबल है, प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन, और ऑल मस्ट बी पॉजिटिव होना चाहिए, ऑल मस्ट बी पॉजिटिव, ठीक है। सारे ऑब्जर्वेशंस पॉजिटिव होने चाहिए, नेगेटिव ऑब्जर्वेशन हुआ तो हम लोग का जीएम कभी काम नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग जीएम निकालते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो मैंने मान लो वैल्यूज दे दिया है 4 16 36 और 25, कैलकुलेट जीएम, तो बोलो कैसे करके जीएम निकालोगे, तो सारे ऑब्जर्वेशंस का मल्टीप्लीकेशन जीएम का मतलब हो जाएगा 4 16 36 25 टू दी पावर हो जाएगा 1/n, n का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने सारे ऑब्जर्वेशन है, 4। तो यहाँ लिख दिया 4। अब देखो अगर मेरे यहाँ पर वैल्यू 4 है तो कैलकुलेटर से ही कैलकुलेट हो जाएगा, मतलब कैलकुलेटर से कैलकुलेट हो जाएगा, मतलब ये देखो 4 इंटू 16 इंटू 36 इंटू 25, ये जितना भी वैल्यू आया इसको कैलकुलेटर पे कैसे सॉल्व करोगे, तो अगर ये 1/4 का मतलब क्या है, हाफ और हाफ, तो मैं अगर 2 बार स्क्वायर रूट कर दूं तो इसका आंसर नहीं आ जाएगा, एक बार स्क्वायर रूट किया फिर सेकंड टाइम स्क्वायर रूट किया तो आंसर कितना आ गया 15.491, तो मैंने सिर्फ 49 लिख दिया, ठीक है। तो 4 इंटू 16 इंटू 36 इंटू 25, अब तुम लोग इसको दूसरे तरीके से भी कैलकुलेट करके देख सकते हो, देखो इसको मतलब मैथमेटिकली बहुत सारे तरीके से लिखा जा सकता है, हम कितना सारा लिख के दिखा, चलो फिर भी हम दिखा देते हैं, तो ये ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 16 इंटू 36 इंटू 25 टू दी पावर हाफ, ठीक है, और फिर 4 इंटू 16 इंटू 36 इंटू 25 टू दी पावर हाफ, क्योंकि देखो अगर कहीं लिखा हुआ है 16 टू दी पावर 1/4, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 16 टू दी पावर हाफ और 16 टू दी पावर हाफ, कल ही इंडिसेस पढ़ रहे थे, देखो कितना अच्छा हुआ, एकदम लिंक हो रहा है कि कल इंडिसेस पढ़ा और आज ये वाला काम आ रहा है, तो बेस बराबर है तो पावर
ऐड हो जाएगा। पावर ऐड होने से कितना हो जाएगा यहाँ पर, नहीं One. ये तो 1 हो जा रहा है, नहीं ऐसा तो नहीं होगा, ये 1 हो जा रहा है, 4 तो नहीं आ रहा है, 4 आना चाहिए ना। तो ऐसे नहीं कर सकते, हाँ ऐसा जरूर कर सकते हैं, 4 इंटू 16 इंटू 36 इंटू 25 टू दी पावर हाफ होल टू दी पावर हाफ, ये कर सकते हैं क्योंकि मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हाफ इंटू हाफ 1/4। तो इसका स्क्वायर रूट कर दिया एक बार, ठीक है। तो 4 इंटू 16 इंटू 36 इंटू 25, इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेटर पे कर दिया 240, फिर उसका स्क्वायर रूट कर दिया, तो ये आ गया। उस हिसाब से मैंने बोला। बाकी देखो और एक तरीके से भी कर सकते हो, 4 16 36 और 25 का अगर स्क्वायर रूट करोगे तो 4 का स्क्वायर रूट इंडिविजुअली कर सकते हो, 4 टू दी पावर हाफ, इसका मतलब 16 टू दी पावर हाफ एंड सो ऑन। तो 4 का स्क्वायर रूट कितना 2, 16 का कितना 4, 36 का कितना 6, 25 का कितना 5, फिर इसके ऊपर ये वाला, ठीक है। तो फिर वही मल्टीप्लाई करके ही हमें लिखना पड़ेगा 2 इंटू 4, क्योंकि देखो 2 का स्क्वायर रूट तो पॉइंट पे आएगा ना, तो हमें कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेटर का जरूरत होगा। तो 1/4 है तो आसान है, 1/4 है तो 2 बार स्क्वायर रूट कर दो, 2 बार स्क्वायर रूट का रीजन मैंने बता दिया। बाकी तो देखो कैलकुलेटर ही काम कर देगा, हमें इतना सब पॉइंट वगैरह थोड़ी ना ओरली कैलकुलेट करना है, तो फिर हम लोग तो कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये देखो, ये क्यों मैंने 2 बार किया वो मैंने यहाँ पर रीजन बता दिया कि इसका मतलब ये होता है। और कल हम लोग इंडिसेस पढ़ रहे थे, उसके साथ बिल्कुल ये लिंक भी कर रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर भी अगर हम लोग का मान लो ये 1/4 की जगह 1/7 हो, तब तो हमें कैलकुलेटर सपोर्ट नहीं करेगा ना, तब हमें कैसे कैलकुलेट करना चाहिए। तो अभी मेरे पास 1/7 का तो कोई डेटा है नहीं, अगर आया तो हम दिखाएंगे, हम इसी को दूसरे तरीके से करके दिखाते हैं, और दूसरे तरीके से, ठीक है, जहां पर हम लोग कैलकुलेटर का यूज स्क्वायर रूट करने के लिए नहीं करने वाले, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 4 का अगर हम लोग एलसीएम करें तो ये 2 इंटू 2 होगा। 16 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार 2 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 16। 36 को कितना लिख सकते हैं, 2 इंटू 36 मतलब कितना, 36/2 करने से कितना आता है 18, 18/2 करने से कितना आता है 9, मतलब 3 इंटू 3, तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 9 36 हो गया। और 25 को हम लोग 5 इंटू 5 लिख सकते हैं, तो ये हम लोग का हो गया 1/4, ठीक है। तो अगर पावर में 1/4 है तो हम लोग 4 डेटा के बदले एक डेटा ले सकते हैं, 4 डेटा के बदले एक डेटा ले सकते हैं, ठीक है। जैसे देखो, अगर मेरा 5 टू दी पावर ऐसे है, देखो मेरा अगर ऐसा है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 टू दी पावर 1/4, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 टू दी पावर 4 होल टू दी पावर 1/4। तो मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई होके 5 बचा बचा ना। तो अगर पावर में 1/4 है तो 4 5 की जगह 1 5 लिख सकते हैं, तो बात वही हो जाएगा जो कैलकुलेट करके होगा। बोलो इतना समझ में आ गया। ये तो कल ही बता रहे थे मैथ्स की क्लास में कि 5 4 बार मल्टीप्लाई करने का मतलब 5 टू दी पावर 4 होता है। इसमें तो समझने वाला कुछ है नहीं, 5 टू दी पावर 4 फॉर्मूला था प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट, तो यहाँ पर पावर ऑफ पावर, ठीक है। तो पावर ऑफ पावर, एक पावर 4 है एक 1/4 है, तो पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 4 इंटू 1/4 करने से कट के 5 बच गया। तो हम लोग बोल सकते हैं 4 अगर है 1/4 तो 4 के बदले 1 लिख सकते हो, 6 है तो 6 के बदले 1 लिख सकते हो, क्योंकि सभी में ये कंसेप्ट में काम होगा। तो फिर हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, चलिए। तो 4 2 के बदले 1 2 लिखोगे, फोर 2 के बदले 1 2, ठीक है। फिर से 4 2 के बदले 1 2, ठीक है। लेकिन ये 3 और 5 जो है ये 2 2 है, तो इसमें तो इस तरीके से नहीं निकाल सकते, तो इसको एज इट इज लिख देंगे टू दी पावर 1/4, ठीक है। तो अब इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, ये हो गया मेरा 4, ये हो जाएगा 3 इंटू 5 का होल स्क्वायर लिख देते हैं, क्योंकि 2 बार 3 और 2 बार 5 है, ठीक है। अच्छा, तो फिर ये हो गया 4 इंटू 15 टू दी पावर 2 होल टू दी पावर 1/4, ठीक है। अब मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, कल ही पढ़ा हम लोगों ने, तो 2 इंटू 1/4 तो कितना हो जाएगा हाफ, तो 4 इंटू 15 टू दी पावर हाफ। अब कैलकुलेटर लेना पड़ेगा, ठीक है। 15 टू दी पावर हाफ कितना होता है, यानी रूट 3.87 इंटू 4 लगा,
तो आ गया वही 15.49। एक ही बात है, जैसा करना चाहो कर सकते हो, बट जब कैलकुलेटर 1/4 को तो सपोर्ट कर देगा, 1/2 को कर देगा, बट 1/11 हो गया, 1 इस तरीके से निकाल सकते हैं। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे ग्रुप फ्रीक्वेंसी जीएम का। ग्रुप फ्रीक्वेंसी, तो जीएम का ग्रुप फ्रीक्वेंसी अगर है तो उसमें कैसे कैलकुलेट हो, मतलब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे हो जाएगा फॉर्मूला। ऑब्जर्वेशंस का मल्टीप्लीकेशन तो रहेगा, बट फ्रीक्वेंसी इसमें टू दी पावर हो जाएगा और यहाँ पर टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। ठीक है, इसका हम एक एग्जांपल से समझा देते हैं। मान लो एक्स है, ऑब्जर्वेशन है 2, 4, 8, 16, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी है 2, 3, 3, 2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि 2 2 टाइम्स है, 4 3 टाइम्स है, 8 3 टाइम्स है, 16 2 टाइम्स है। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन का मल्टीप्लीकेशन करना मेन बात होता है हम लोग का जीएम में। ठीक है, तो अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमें नहीं पता होता है तो 2 को हम लोग 2 बार लिखेंगे, 4 को हम लोग 3 बार लिख देते हैं, ठीक है, 8 को हम लोग 3 बार लिख देंगे और 16 को हम लोग 2 टाइम्स लिख देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब हम 2 को 2 टाइम्स के बदले 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 को 3 टाइम्स के बदले 4 टू दी पावर 3 लिख सकते हैं, 8 को 3 टाइम्स नहीं लिख के 8 टू दी पावर 3 और 16 को 16 टू दी पावर 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये 2, 4, 8 और 16 एक्स को बता रहा है। ठीक है, और ये पावर में जो 2, 3, 3, 2 है वो हमारा फ्रीक्वेंसी बता रहा है, इसीलिए फॉर्मूला ऐसा बना हुआ है। तो 2 टू दी पावर 2 मतलब ऑब्जर्वेशन टू दी पावर फ्रीक्वेंसी। तो ऑब्जर्वेशन टू दी पावर फ्रीक्वेंसी क्यों हुआ उसका रीजन मैंने बता दिया। ठीक है, अब होल टू दी पावर क्या होता है, जितने सारे ऑब्जर्वेशन होंगे, तो ऑब्जर्वेशन कितना है, 2 2 टाइम्स है, 4 3 टाइम्स है, तो टोटल ऑब्जर्वेशन यानी फ्रीक्वेंसी का टोटल करने से पता चलेगा। तो 3 3 6 7 8 9 10 ऑब्जर्वेशन है, तो टू दी पावर क्या हो जाएगा 1/10। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 1/10। तो अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, तो देखो 2 स्क्वायर है, 4 को लिख दो 2 टू दी पावर 2 होल टू दी पावर 3, यहाँ इंडिसेस यूज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी देखो सॉल्व करने को अलग अलग तरीके से कर सकते हो, पूरा कैलकुलेटर पे लेके भी कर सकते हो, बट 1/10 को निकालने में तो प्रॉब्लम होगा। ठीक है, सिर्फ कैलकुलेटर से नहीं होगा। 2 टू दी पावर 8 मतलब 2 टू दी पावर 4, 16 का मतलब 8 लिख दिया मैंने गलती से, 2 टू दी पावर 4 होल टू दी पावर 2, 1/10। ठीक है, तो 2 टू दी पावर 2 इंटू 2 टू दी पावर 6, मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 टू दी पावर 9 और 2 टू दी पावर 8 होल टू दी पावर 1/10। बेस इक्वल हो, मल्टीप्लीकेशन हो तो पावर सब ऐड हो जाता है, तो 2 + 6 + 9 + 8 होल टू दी पावर 1/10। तो 8 + 2 10, 10 + 9 19, 19 + 6 25 होल टू दी पावर 1/10। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा 2 टू दी पावर 2.5। ठीक है, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर 2.5 को, क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 2 इंटू 2 टू दी पावर हाफ, क्योंकि 0.5 का मतलब तो हाफ होता है। ठीक है, अब ऐसे करके 2 टू दी पावर हाफ तो कैलकुलेटर मुझे बता देगा, रूट इंटू 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर मतलब 4, तो 5.65। अब क्या इतना सॉल्व करना जरूरी है, देखो वो तो डिपेंड कर रहा है कि मेरे पास ऑप्शन कैसा है, वो तो क्वेश्चन बताएगा ना कि मुझे कितना तक सॉल्व करके, अगर ऑप्शन ऐसा रहा तो यहीं तक करो, अगर ऑप्शन ऐसा रहा तो यहाँ तक करना पड़ेगा, अगर ऑप्शन ऐसा रहा तो यहाँ तक, इससे ज्यादा तो कुछ हो नहीं सकता, इसीलिए जितना मैक्सिमम हो सकता है मैंने उतना लिख दिया। ठीक है, कि जितना मैक्सिमम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना मैंने करके दिखाया, ताकि अगर तुम लोग के पास ऑप्शन इसके जगह कुछ इस तरीके का हो तो तुम लोग को समझ में आए कि कैसे इसे सॉल्व करना है। ठीक है, देखो 1/10 हमें कैलकुलेटर सपोर्ट नहीं करेगा, इसीलिए मैंने बोला इस तरीके से कर सकते हो। अब तुम लोग बोलोगे क्या फिर हम लोग वो 10 2 निकालने के जो सिस्टम है उससे नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो, उससे भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पर 2 बार 2 है, ठीक है, यहाँ पर 6 बार 2 है, यहाँ पर 9 बार 2 है और यहाँ पर 8 बार 2 है, तो 10 10 के हिसाब से 2 को बाहर निकाल के कैलकुलेट किया जा सकता है, उसमें भी हो जाएगा। देखो 2 बार 2, 6 बार 2,
तो अलग अलग तरीके से हो जाएगा, ठीक है। और 9 बार, अब इसमें बहुत बार लिखना पड़ेगा ना, इसलिए वो वाला कंसेप्ट मैंने इसमें नहीं लिया, ठीक है, फिर भी लिख के दिखा देते हैं। तो 2 6 7 8 8 8 16 16 और यहाँ पर हो गया 9। 25 लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 टू दी पावर 1/10 होगा, क्यों नहीं, इससे भी होगा। तब 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसके जगह 1 2, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया 1 2 3 4 5, तो 2 टू दी पावर 5 होल टू दी पावर 1/10 ये रह गया। तो 4 इंटू 2 टू दी पावर 1/2, ये यही तक आ गया, 4 इंटू 2 टू दी पावर 1/2, ऐसे करके भी हो जाए। होने को देखो अलग अलग तरीके से होता है, क्योंकि हम लोग इंडिसेस पढ़ते हैं, सारा चीज पढ़ते हैं, तो एप्लीकेशन खुद को करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन में हम कितना सारा दिखाए, फिर तुम लोग सोचोगे कि हम लोग भी इतना सारा कौन सा करे कौन सा नहीं करे। बात ऐसा नहीं कि कौन सा करे कौन सा नहीं करे, ये खुद को समझना चाहिए कि कौन सा मेरे लिए आसान होगा करने में। जैसे देखो, ये यहाँ पर ये वाला मेथड से थोड़ा जल्दी हुआ, अब इतना बार 25 बार 2 लिखने जाओगे तो हो सकता है कुछ गलत लिख दिया, हो सकता है ना, क्योंकि बार बार 2 ही 2 लिखे जा रहे हैं हम लोग, तो उसको अवॉइड कर सकते हैं। और बोलोगे कि ये आसान है तो इससे कर सकते हो, वो तो देखो आसान, तो मुझे लगता है कि इसमें ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज्यादा टफ है ये बहुत ज्यादा आसान है, ठीक ही है दोनों मेथड। अब जिससे कंफर्टेबल हो, क्योंकि इंडिसेस जब सीख रहे हो तो इसमें हम आसान और जो है टफ मतलब कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि ये इंडिसेस में ये भी फॉर्मूला सीखना पड़ता है और इस तरीके से भी करना पड़ता है, ठीक है, जो तुम लोग को ठीक लगे कर सकते हैं। तो ये हम लोग का जीएम का जीएम जो है ये कंप्लीट तो हुआ नहीं, इसमें अभी प्रॉपर्टीज बाकी है, लेकिन अभी प्रॉपर्टी तो एक नहीं है, 3 4 है, करवाने जाएंगे तो समय लगेगा। इससे अच्छा है कि हम लोग यहाँ से सेट बी का जो क्वेश्चन जीएम से रिलेटेड है वो निकाल लेते। बोला है सेट बी का 4 जीएम ऑफ 8 24 और 40, ये निकाल लेते हैं 8 24 और 40, तो जीएम निकाल 8 24 और 40, तो टू दी पावर कितना हो जाएगा 1/3, ठीक है। तो 8 का मतलब 24 का मतलब 24 को 2 से मतलब 3 बार 2 और 1 बार 3, ठीक है। और 40 का मतलब 2 इंटू मतलब 40, यानी 2 से डिवाइड करेंगे तो 20 आया, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 10 आया, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 इंटू 5 आ जाए, टू दी पावर 1/3, ठीक है। अब क्यूब दिया है, ठीक है। अब हम लोग 3 3 करके 2 बाहर निकाल सकते हैं, तो ये रहा, ये 3 2 के लिए 1 2, फिर यहाँ से 3 2 के लिए 1 2, बाकी 3 इंटू 5 का कोई 3 में तो मतलब 3 3 जोड़ी तो नहीं हो रहा है, तो ये 8 15 टू दी पावर 1/3, देखते हैं आंसर कैसे। 18 15 टू दी पावर 1/3, ये देखो 18 इंटू 15 टू दी पावर 1/3, तो 1/3 का मतलब भी क्यूबिक रूट, ठीक है। तो देखो आंसर कैसे देगा वो ना अलग अलग क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये देखो फोर्थ में ये वाला हो गया। अच्छा, अब फिफ्थ तो मैंने अभी सिखाया नहीं है। बोला है कि दो नंबर्स का एम है 6.50 और जीएम है 6, तो हम लोग को निकालने के लिए बोला है दोनों नंबर्स क्या वो निकालने के लिए बोला है। तो देखो एम अगर 6.5 है तो दो नंबर 6 + 7 उसका एम निकाल के देखते हैं कितना हो गया 6.5। 9 + 4 का देखते हैं, इसमें भी शायद सेम आंसर आएगा।
13/2, इसमें भी सेम आंसर आएगा, सभी का 13 हो रहा है, 8 + 5 13। तो सिर्फ एम से तो नहीं समझ में आएगा। अच्छा, जीएम होना चाहिए 6, तो जीएम 2 नंबर, तो 6 × 7, तो 2 नंबर यानी 1/2। इसका रूट करने से तो पॉइंट में आ रहा है 6 आएगा। कौन सा? दो डेटा को मल्टीप्लाई करके रूट करने से 6 आएगा, 9 और 4। ठीक है, तो ये ऑप्शन से ही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर है हम लोग का 6। तो ऑप्शन सी आया। देखो ये सी क्यों हो रहा है, सॉरी बी, 9 और 4 बी में है। तो 9 × 4, जीएम निकालने का मतलब इस ऐसे निकालना होता है। ठीक है, तो 9 × 4 36, 36⁻½ मतलब कितना हो जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, तो एम कितना हो जाएगा? 9 + 4/2 करोगे तो एम तो सभी ऑप्शन से ही मैच हो रहा था। ठीक है, सिर्फ जीएम को मैच किया, आंसर आ गया। तो ये बन गया हम लोग। फिर एचएम है, क्वार्टाइल कर लिया, डिसाइल कर लिया, ये 10 डन है, 11 भी हो चुका है, 12 अभी नहीं कर सकते, 13 भी नहीं कर सकते हैं। ये सब हो गया, ये सब हो गया। अच्छा, ये यहाँ पर एम जीएम एचएम तीनों दिया है ये, लेकिन ये वाला जो 19 वाला है ये भी हम लोग अभी नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें हमें जीएम का प्रॉपर्टी समझना पड़ेगा। ये जीएम के प्रॉपर्टी के ऊपर दिया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, फिर आज हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जीएम का प्रॉपर्टी, एचएम, ये सब करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू मैम। ठीक। बाय मैम। बाय।